नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल ओजे क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, हमने आपके लिए एसएससी जीडी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमने जो प्रैक्टिस सेट की एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम आपको कंप्लीट मैथ के, रीजनिंग के, जीके और हिंदी के कंप्लीट प्रैक्टिस सेट करवाएंगे हमारे इस चैनल के माध्यम से। आपको पता है कि एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम है वो लगभग फरवरी में ही फिक्स होना है। कब है? फरवरी 2024 में आपका एग्ज़ाम है। तो एग्ज़ाम के लिए आपके पास समय बहुत कम बचा है और आपको पता है कि अगर लास्ट टाइम में आप मॉक टेस्ट या फिर बोले प्रैक्टिस सेट आप जितने अधिक लगाते हैं, आपकी जो तैयारी है उसमें उतना ही निखार आता है। यानी कि आपको पता पड़ता है कि आपने अब तक क्या पढ़ा है और क्या नहीं पढ़ा। आप जितने अधिक प्रैक्टिस सेट लगाएंगे या मॉक टेस्ट लगाएंगे, आप सिलेक्शन के बेहद करीब हो जाएंगे। आपको पता है कि एसएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है इसका, एसएससी जीडी का। तो एसएससी लगातार जो पिछले एग्जाम हुए हैं उनका ही डाटा उठाता है, यानी कि प्रीवियस ईयर का जो डाटा है वो रिपीट होता है। और जो एसएससी जीडी की अगर हम बात करें तो एसएससी जीडी में आपको पता है कि जो ये पैटर्न चेंज हुआ था, जो 2022-23 वाली वैकेंसी थी, 2022-23 में ही इसमें जो चेंजेज हुए थे, क्या हुए थे कि जो क्वेश्चनों की संख्या थी वो 100 से घटाकर कितनी कर दी गई थी? 80। तो अब इस बार भी जो सिलेबस है वो अकॉर्डिंग टू इसी है कि इस बार भी जो प्रश्न आएंगे आपके टोटल कितने आएंगे? 80, जिसमें से आपको पता है कि मैथ के 20 प्रश्न होंगे, रीजनिंग के भी 20 प्रश्न होंगे, हिंदी के 20 प्रश्न होंगे, हिंदी या इंग्लिश में से, ठीक है। और जीके के भी आपके कितने प्रश्न होंगे? 20। तो टोटल 80 प्रश्न होंगे। समय आपका रहेगा 60 मिनट, ठीक है। तो इसी को देखते हुए हमने आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट की सीरीज स्टार्ट की है। इसको हम जरूर ज्वाइन करें, डेली मॉक टेस्ट लगाएं, जिससे आपको पता पड़े कि आपने अब तक कितनी तैयारी की है। तो आज हमारा जो सेट नंबर फर्स्ट है वो रहेगा कंप्लीट। जो सारे प्रश्न है वो 2022-23 में जो जीडी कंडक्ट हुई है अभी हाल ही में 80 प्रश्नों, उसकी कंप्लीट हमने मैथ की, रीजनिंग की और जीके की सीरीज आपके लिए स्टार्ट कर दी है। पुराने सारे हूबहू प्रश्न हैं, ना कोई बाहर से ऐड किया, सारे प्रश्न एसएससी जीडी में आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए आज के जो क्वेश्चन है उनको। तो देख पा रहे होंगे आप स्क्रीन पे, प्रश्न नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 40% की छूट देता है और उसके बाद भी 20% का लाभ अर्जित करता है। तो 2400 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु के लिए दुकानदार को कितना क्रय मूल्य यानी कि कितना भुगतान करना होगा? तो इसमें पूछा है कि वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना होगा। देखिए, इसके लिए अगर आपने ये क्या पढ़ा है, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो देखिए होता है कि MRP बराबर हमारा होता है 100 प्लस प्रॉफिट और 100 माइनस डिस्काउंट इनटू होता है कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। ये फॉर्मूले से आप चाहे तो आपको MRP नहीं दिया हो तो MRP निकाल सकते हैं, छूट निकाल सकते हैं, लाभ निकाल सकते हैं और आप क्रय मूल्य भी से निकाल सकते हैं। तो हमारे पास MRP कितना दिया हुआ है? 2400 रुपये। और हमारे पास जो प्रॉफिट हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है? 20% का। तो कितना हो जाएगा? 100 प्लस 20 120। डिस्काउंट है कितना? 40। तो कितना हो जाएगा? 100 में से अगर 40 डिस्काउंट दे रहा है तो कितनी हो जाएगा? 40। और क्रय मूल्य हमने मान लिया x है, हमें वो निकालना है, ठीक है। तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2 बार और 2 से ये डिवाइड होगा 12 बार। यानी कि आपका दुकानदार का जो क्रय मूल्य था वो कितना था? 1200 रुपये। और यही इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में अच्छे से याद रखना है। इसी पे आप प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं, डिस्काउंट भी निकाल सकते हैं, क्रय मूल्य और MRP। इससे आपका लगभग जो प्रॉफिट लॉस है वो क्लियर होता है। नेक्स्ट की हम बात करें, प्रश्न नंबर हमारा 2। देखिए, 5 घंटियां सुबह 9 बजे एक साथ बजती हैं। ये 12 सेकंड, 18 सेकंड, 24 सेकंड, 36 और 45 सेकंड के अंतराल पर एक साथ बजती हैं। तो पुनः किस समय पर एक साथ बजेंगी? यदि वे सुबह कब बजती हैं? 9 बजे। तो इस प्रकार के प्रश्नों में अधिकतर स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि हमें LCM लेना है या फिर HCF लेना है। अगर आपसे घंटी वाला प्रश्न पूछे और पूछे कि पुनः एक साथ कब बजेंगी, तो आपको क्या करना है? इनका LCM लेना है। देखिए, हमारे पास जो क्या है, 12 सेकंड, 18 सेकंड और 24 सेकंड, नेक्स्ट है 36 सेकंड और 45 सेकंड। ये हमारे पास टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है।
इनका हमको क्या निकालना है, एलसीएम। अगर आप एलसीएम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हो तो शॉर्ट मेथड जो आपने सीखा है पहले 10वीं 8वीं में जब भी आपने मैथ पढ़ा था, तब आपको इसी प्रकार से एलसीएम निकालना सिखाया जाता था। तो इससे आप एलसीएम निकाल सकते हैं। देखिए आप 2 से स्टार्ट करें, 2 6 की 12, 2 9 में 18 और 12 दूनी 24, ये जाएगा 18 और ये 45। नेक्स्ट देखिए फिर हम पुणे 2 से दें, 2 3 6 9, जिसमें भाग नहीं जाता उसको एज इट इज लिखते हैं, आपको ये पता होगा। 2 6 की 12 और 2 9 में 18 और 45 एज इट इज हो जाएगा। नेक्स्ट आप किसका भाग देंगे, 2 का ही, 2 3 का आ जाएगा 9 और 2 3 6 और 9 और 45। फिर आप 3 से भाग देंगे एक बार, 3 3 9, 3 एकम 3 और 3 3 9 और 15 3 45। पुनः आप इसमें 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3 और 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। ठीक है, पुनः आप इसमें 5 से भाग दे देंगे तो आपका ये फाइनल इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम। तो एलसीएम के लिए हम इसको आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। 3 पंजे 15 3 45, दूनी 90, दूनी 180 और कितना आ जाएगा 360। इसका जो एलसीएम आया है साथियों वो कितना आया है, 360। तो 360 क्या आई है, ये सेकंड। आप इसका एलसीएम इस प्रकार ही निकालें जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो 360 एलसीएम है तो 360 क्या आ गई हमारे पास, सेकंड। तो अब इनको हमें किस में कन्वर्ट करना है, मिनट में। तो हम किसका भाग दे देंगे, 60 का। तो इसको आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 मिनट। यानी कि हमारी घड़ी अगर सुबह 9 बजे बजती हैं एक साथ, तो पुनः कब बजेंगी, 9:06 पर। और यही हमारा आंसर हो जाएगा, 9:06। ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। थोड़ी क्या है कि प्रश्न होते हैं इजी, लेकिन इनमें थोड़ी कैलकुलेटिव बना दिया जाता है जिससे हमारा टाइम अधिक लगता है एग्जाम में। नेक्स्ट की बात करें, मोहन एक टेबल को 2832 पर बेच रहा है। यदि उसका लाभ 18% है तो टेबल का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए इसमें जो हमें वैल्यू दी गई है कि 18% का क्या हो रहा है, लाभ। तो 18% का क्या हो रहा है, लाभ। कब, जब ये कितने में वस्तुओं को बेच रहा है, 2832 रुपये में। ठीक है, तो 18% को आप फ्रैक्शन में कर लें या फिर आप इसको 100 मानकर करें। आप 2 तरीके से इसको कर सकते हैं। पहले हम इसको करते हैं 100 मानकर। देखिए अगर 100 मूल्य था तो 18% की क्या हो रही है, लाभ। तो टोटल कितना हो जाएगा, 118। और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 2832। ठीक है, तो अब हमारे पास एक की अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो 2832 में हम 118 का भाग दे देंगे। और साथ ही अब हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य। तो आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से। देखिए इसको आप 2 से डिवाइड करिए, 2 पंजे 10 और 2 नाम 18। इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 एकम 2 और 2 छकी 12, 1416। अब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे 59 से। तो 59 से ये कितनी बार डिवाइड होगा, 9 चौके 36, 24 बार। तो जो हमारा राइट आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 2400। यही हमारा इस प्रश्न का क्या था, आंसर था। ये आपको समझाने की दृष्टि से आपको लग रहा होगा कि थोड़े बड़े, लेकिन एग्जाम में आप इनको बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में कीजिए। कैसे, देखिए आपको कैलकुलेशन बड़ी नहीं करनी है। सेकंड मेथड देखिए, इसका आपको दिया हुआ है 18%। 18% को आप फ्रैक्शन में चेंज कीजिएगा तो ये आ जाएगा 9/50। ये हमारा क्या होता है, टोटल वैल्यू। और ये हमारा ऊपर होता है परसेंटेज परिणाम, यानी कि परसेंटेज में जो चेंजेस हुए हैं, कमी हुई है या वृद्धि, वो ऊपर होता है। और जो टोटल वैल्यू होती है वो होती है 9। तो आप देखिए चीज़ें वही आएंगी। हमारे पास क्या है कि 50 पे 9 का लाभ हो रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा, जो लाभ कितने पर हो रहा है, 2832 पर। और कितने बढ़कर हो जाएंगे, 50 पे 9 का लाभ 59। और अगर क्रय मूल्य चाहिए तो 50 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। यह भी वही चीज़ आई है, इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2400। और यही इस प्रश्न का क्या था, आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें, एक्स ने कुल 180 रुपये में 40 पेंसिल खरीदी और 180 रुपये में 2 दर्जन पेन खरीदे।
तो एक पेन और एक पेंसिल के मूल्य के बीच हमें क्या निकालना है, डिफरेंस। आपको ना कोई मेथड रखना है याद, ना कोई फॉर्मूला। आपको ज़्यादातर प्रश्न ऐसे करने जो लैंग्वेज पर हो, जैसे 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 प्रश्न बोलता जाए हमको वैसे वैसे इनको सॉल्व करना है। देखिए क्या बताया गया, 180 रुपये में कितनी पेंसिल खरीदी है, 40। तो देखिए 40 पेंसिल इसने कितने रुपए में खरीदी है, 180 रुपये में। तो एक पेंसिल कितने रुपए में खरीदेगा, ये खरीद लेगा 9/4 2 में। कैसे, आप इसको देखिए, अगर आप इसको ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो देखिए 40 जो पेंसिल है वो कितने रुपए में खरीद ली, 180 रुपये में। ये आपको दिया हुआ एज इट इज आपको लिखना है। बात करें कि एक पेंसिल की, तो ये हो जाएगा 180/40। ठीक है, अब आप इसको क्या करें कीजिएगा, ये आ जाएगा आपका 18/4। नेक्स्ट आपसे क्या बोला, ये था पेंसिल के लिए। अब हम बात करें पेन के लिए, तो 2 दर्जन पेन खरीद रहा है, तो एक दर्जन में कितने होते हैं, 12। तो 2 दर्जन में हो जाएंगे 24 पेन खरीदता है 180 रुपये में। तो एक पेन कितने रुपए में खरीदेगा, 180/24। 6 से आप इसको डिवाइड करेंगे, 6 तिये 18 और 6 चौके 24, 30/4 और 18/4। अब हमसे क्या पूछा है कि पेन और जो पेंसिल का मूल्य है इसमें क्या है, अंतर ज्ञात कीजिए। तो पेन का मूल्य अपने पास कितना आ गया, 30/4 और पेंसिल का आ गया 18/4। इनका हमें डिफरेंस ही पूछा गया था। एलसीएम आप लेंगे 4, तो 30 - 18 12/4 और आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 3। बस कुछ नहीं करना, जैसे जैसे प्रश्न कहा जाए बोला जाए वैसे वैसे आपको करना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 6। 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। अगर आपको एग्जाम में कुछ प्रश्न टफ दिए जाएं या फिर कैलकुलेटिव दिए जाएं तो कुछ प्रश्न इजी भी दिए जाते हैं जो विद इन 20 सेकेंड या 30 सेकेंड में हो जाते हैं। अब देखिए आपके पास क्या दिया गया है कि 40 से 50 के बीच, इसको आप देखते ही कर देंगे। इसमें अभाज्य संख्याएं वो होती है जिनमें किसी भी स्वयं के अलावा और एक के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है। तो इनके बीच में आप काउंट भी कर सकते थे, कौन सी थी, 41, 41, 43 और एक संख्या आ जाएगी आपकी 47। ये कौन सी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि ये जो तीनों संख्याएं हैं किसी से भी क्या नहीं है, भाज्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट प्रश्न नंबर की बात करें 6 की। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को पिघलाकर 45 सेंटीमीटर ऊंचाई का क्या बनाया जाता है, एक बेलन। तो हमें क्या निकालना है, बेलन का व्यास। यहाँ आपका जो एसएससी जीडी है इसका लेवल इतना हाई नहीं होता। आपको अगर सेकंड मैथ के प्रश्न करने तो आपको ओनली फॉर फॉर्मूले याद रखने। फॉर्मूले बेसिस आपके 2 से 3 प्रश्न आएंगे, वो आपके फॉर्मूले से ही हो जाएंगे। देखिए यहां आपको क्या पता होना चाहिए, शंकु का आयतन। शंकु का क्या पता होना चाहिए, आयतन। और दूसरा आपको क्या पता होना चाहिए, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, ठीक है। अगर आपके पास ये 2 फॉर्मूले याद है तो आप इसको कर सकते हैं विद इन 30 सेकेंड, अगर आपके ये याद हैं तो, ठीक है। देखिए शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r²h और जो बेलन का आयतन होता है ये होता है पाई r²h, ठीक है। दोनों हो गए आपके। अब देखिए यहां हमारे पास r दोनों की अलग अलग दी हुई है तो हमारा पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। इसमें हम वैल्यू रख लेते हैं 1/3। r की जो वैल्यू है यहां हमें कितनी दी हुई है, शंकु की 9, तो 9 का आप डायरेक्ट स्क्वायर कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा 81। h आपकी कितनी दी हुई है 15 सेंटीमीटर शंकु के लिए। नेक्स्ट हम बात करें किसके लिए, बेलन की। तो बेलन की r हमें पता नहीं है, r², h हमारी दी हुई है 45 सेंटीमीटर। तो 15 से ये डिवाइड हो जाएगा हमारा 3 बार, ठीक है। और 3 से हमारा ये डिवाइड हो जाएगा 27 बार और 3 से आप इसको डिवाइड करेंगे 9 बार। तो r² की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 9,
तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ठीक है, आपको प्रश्न में r नहीं पूछा गया है 3, हम देखते क्या कर देते हैं 3 आंसर, जो कि हमारा क्या हो जाएगा गलत। ये r है तो हमें क्या पूछा गया है व्यास, और आपको पता है कि व्यास है जो त्रिज्या का कितने गुना होता है 2 गुना, तो कितनी हो जाएगी 3 दूना 6 आपका क्या हो जाएगा व्यास, और आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, एक व्यक्ति स्कूटर द्वारा 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है और वह साइकिल चलाकर 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्रारंभिक स्थान पर लौट आता है। तो आपको क्या निकालनी है एवरेज चाल, औसत चाल आपको बतानी है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये कोई निश्चित दूरी थी ए से बी तक, ये इधर से गया तब इसकी चाल थी 64 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये इधर से जब वापस आ रहा था तो इसकी चाल थी 16 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, एवरेज चाल के लिए आपको क्या करना है, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है औसत चाल जब आपको निकालनी हो। ठीक है, औसत चाल के लिए आपको क्या करना है 2 गुणा a इंटू बी, यानी कि जो चाल आपकी दी हुई है उनका गुणनफल बटे आपको करना है a प्लस बी, चालों का जो क्या होता है योग। ठीक है, ये आपको याद रखना है, मैं समझाने के लिए आपको थोड़ा लॉन्ग बता रहा हूँ, बाकी एग्जाम में आपको ये सारी चीज़ें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ओनली फॉर अपने मन मन में ये सारी कैलकुलेशन करनी है और आपको विद इन 30 सेकेंड लेकर आपको सवाल को करना है। ठीक है, देखिए आप इसमें रखेंगे तो आपका क्या आएगा 2, पहली चाल थी आपकी 64 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी थी आपकी 16, चालों का आप ऐड करेंगे तो 64 और जो 16 आएगा कितना आ जाएगा आपका 80। ठीक है, कितना आ जाएगा 80, इसको आप डिवाइड कीजिएगा 8 10 80 और 8 8 64। ठीक है, इसको आप डिवाइड करेंगे 2 पंजे 10। ठीक है, इसको आप करेंगे तो 16 अंटे 128 बटे 5। अब देखिए आप इसको करेंगे 5 दूनी 10, 2 पचम 25 और 5 छकी 3, यानी कि आपकी जो चाल है एवरेज चाल वो कितनी आ गई 25.6 किलोमीटर प्रति घंटे। ये जो सारे प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ ये एसएससी जीडी में 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसके सारे आए हुए एज इट इज हूबहू प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें 9 नंबर प्रश्न की। दिव्या ने एक कार 3,50,000 रुपये में खरीदी और 4,35,000 में बेच दी, तो उसका लाभ परसेंट कितना था। देखिए आपको कुछ नहीं करना, क्या करना है बस 3,50,000 में उसने क्या करी थी खरीदी और कितने में बेच दी 4,35,000 रुपये में। तो इसने प्रॉफिट कितने का ले लिया साथियों, इसने प्रॉफिट ले लिया 85,000 रुपये का। 3,50,000 रुपये में खरीदी और 4,35,000 रुपये में सेल कर दी, तो इसका जो क्या आया, जो इसका कितना आया लाभ प्रॉफिट, तो इसका जो प्रॉफिट था वो कितने था 85,000 रुपये। तो 85,000 रुपये इसका क्या है प्रॉफिट, कितने रुपए पर 3,50,000 रुपये पर। आप क्या कर देंगे 100 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, लाभ परसेंटेज निकालने के लिए देखिए 1 2 3 और 4 जीरो से 1 2 3 और आपकी 4 जीरो हो जाएंगी कैंसिल। 5 से आप डिवाइड कीजिएगा, 5 सत्ते 35 और 5 एकम 5 और 5 तिया 5 सत्ते 35। ठीक है, यानी कि कितना आया 170 बटे 7, 170 बटे 7, 7 दूनी 14, कितना बच गए 3, 7 चौके 28, 24 पॉइंट समथिंग आएगा, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 24.3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें 10 नंबर। 80,000 की राशि 10% वार्षिक ब्याज पर के रूप में चक्रवृद्धि होने पर कितने समय में 1,17,128 रुपये हो जाएगी। देखिए आपके पास जो क्या है प्रिंसिपल है मूलधन कितना दिया हुआ है 80,000 रुपये। ठीक है,
और जो आपकी रेट है, रेट परसेंटेज, वो कितना दिया हुआ है 10%। ठीक है, और आपका जो मिश्र धन दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 1,17,128। कितना दिया हुआ है 1,17,128। प्रिंसिपल आपका 80,000, रेट है आपकी आर परसेंट कितनी है 10%, ये प्रिंसिपल हो गया और ये आपका क्या हो गया मिश्र धन। ठीक है, तो आपको बस प्रिंसिपल निकालने के, इसमें क्या पूछा गया है आपसे कि टाइम, तो टाइम के लिए आपके पास, आपने जब भी चक्रवर्ती ब्याज पढ़ा होगा तो आपके पास एक फॉर्मूला आपको बताया गया होगा, मिश्र धन बराबर मूलधन, मिश्र धन बराबर मूलधन 100 प्लस आर बटे 100 इंटू टाइम। ठीक है, यहां हमारे पास मिश्र धन दिया हुआ है 1,17,128, मूलधन है हमारा 80,000 रुपये। ठीक है, और रेट हो जाएगी 10% तो 110 बटे 100। ठीक है, टाइम हमारे पास हमको निकालना है। ठीक है, इसको आप यहाँ सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा हमारा इधर। ठीक है, यानी कि 1,17,128 बटे 80,000 इंटू, आप बराबर, इंटू नहीं, क्या आएगा इधर बराबर, इसको आप इरेज कर लीजिएगा। 128 और 80,000 इधर आप करेंगे तो 11 बटे 10 की पावर क्या आ जाएगा टाइम। अगर आपके पास आप कोई की संख्या बड़ी है, हमसे नहीं कट रही, तो आप बिल्कुल बेसिक से करें इसको। आप इसको किससे डिवाइड कीजिएगा 2 से, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 1 2 पंजे 10, 2 छिकी 12 और 2 चौके 8। इससे आप डिवाइड करेंगे कितनी बार, 2 चौके 8। ठीक है, बराबर है हमारा 11 बटे 10 की पावर, आपको क्या करना है टाइम। ठीक है, अब देखिए आप इसको डायरेक्ट 4 से क्या कीजिएगा डिवाइड कर देंगे हम इसको, किससे 4 से, तो यह आ जाएगा कितना 10,000। 4 से आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो 4 एकम 4, 4 चौके 16, 2 4 छिकी 24, 4 चौक 16 और 4 एकम 4। ठीक है, ऊपर है 14,641 और बटे है 10,000। तो अगर आप इसको देखेंगे तो 10 की पावर कितनी बन रहा है 4, और इधर भी 11 की पावर क्या बन रहा है 4, ये इधर बनेगा 11 बटे 10 की पावर 4 और इधर है हमारा 11 बटे 10 की पावर टाइम। तो आधार समान है तो बराबर है, तो ये क्या हो जाएंगी बराबर, यानी कि जो टाइम की वैल्यू आई है तुलना करने पर कितना आ जाएगा आपका 4 वर्ष। 1 से 2 प्रश्न आपके थोड़े कैलकुलेटिव मिलेंगे, बाकी प्रश्न आपके इजी होते हैं, इन्हीं पे आपका सिलेक्शन डिपेंड होता है। आपको थोड़े कैलकुलेटिव देकर आपका टाइम है जो वो इसमें खराब किया जाता है कैलकुलेशन में। बाकी प्रश्न इजी था, आपको अगर ये फॉर्मूला पता है तो आप इसको कर सकते थे आराम से। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, √6, √8 और √21 का चतुर्थानुपाती। ये देखिए, अगर आपके पास A/B, C और D, ये होता है आपका प्रथमानुपाती, ये होता है आपका द्वितीयानुपाती और ये होता है तृतीयानुपाती और ये होता है आपका चतुर्थानुपाती। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना होता है, अंदर अंदर वाले एक साथ मल्टीप्लाई होते हैं और बाहर वाले एक साथ मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, हमें क्या पूछा है चतुर्थानुपाती, तो आप इसको इस फॉर्म में हम लिख लेंगे, √6 रेशियो √8 रेशियो समानुपात, आप इसको लिखेंगे √21 और x हमारा चतुर्थानुपाती है। अंदर अंदर वाले एक साथ और बाहर वाले एक साथ, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, ये देखिए आपका हो जाएगा √8 इंटू अंडर रूट में है तो आप इसको लिख दीजिएगा 21 बटे में आपका क्या आ जाएगा √6 और बराबर आ जाएगा x के। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये किस में आ जाएगा आपका डिवाइड में। ठीक है, तो इनको भी आप एक साथ ही लिख लेंगे हम इनको कि सारी संख्याएं किस में है रूट में। तो ये हमारा आ जाएगा, देखिए
ये दोनों एक साथ मल्टीप्लाई होंगे तो अंडर रूट में कितना आ जाएगा 8 अंडर रूट 21 बटे आपका कितना आ जाएगा 6। ठीक है, देखिए आप इसको डिवाइड कीजिएगा, 2 तिया 6 और 2 चौके 8 और 3 सत्ते 21, यानी कि अंडर रूट में आपकी संख्याएं हैं 4 × 7। अब देखिए 7 का कोई क्या नहीं होता वर्गमूल, लेकिन 4 का कितना होता है 2। तो आपका जो राइट आंसर आएगा 2 बाहर आ जाएगा और रूट में क्या रह जाएगा 7, 2√7 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये फॉर्मेट पता था कि इनको रेशियो में किस प्रकार रखते हैं तो आप इसको बिल्कुल इजी कर सकते थे। नेक्स्ट की बात करें प्रश्न नंबर 12। एक लंबवृत्तीय बेलन का जो व्यास है वो 14 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, तो इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आपको क्या करना है योग ज्ञात करना है। देखिए मैंने आपको बताया था कि आपके 2 से 3 प्रश्न आते हैं, आपको फॉर्मूले अगर पता है तो आप इनको कर सकते हैं। अब देखिए हमें क्या है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है कितना 2πr/h। ठीक है, बात करें संपूर्ण जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है 2πr और h+r। अगर आपको ये दोनों फॉर्मूले पते, इसमें कोई ट्रिक नहीं लगेगी, ओनली फॉर फॉर्मूले बेसिस हैं, आपको ये पता होगा तभी आप इसको कर पाएंगे। देखिए इनका हमें क्या करना है ओनली फॉर योग बताना है, तो दोनों को फॉर्मूले में रखेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। देखिए हमारे पास दिया हुआ है 2, पाई की जो वैल्यू है वो है 22/7, वक्र पृष्ठ के लिए हम इधर ये वैल्यू रख रहे हैं। ठीक है, आर की जो वैल्यू है वो 14 सेंटीमीटर आपका क्या है व्यास, तो आर आपका कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर 7, और एच है आपकी 2। ठीक है, प्लस आपको ये ऐड करना है 2, पाई की जो वैल्यू है वो है 22/7, आर हमारा कितना है 7 और h प्लस जो r है वो कितना हो जाएगा 7 + 2 9। ठीक है, ये आपको फॉर्मूले में रखना है। ठीक है, ये आप 7 से 7 डिवाइड हो जाएगा, ये 7 से ये 7, 22 दूनी 44 दूनी कितना आएगा 88। इधर आप देखिए 22 दूनी 44 से आप कितना डिवाइड करेंगे 22 दूना 44 × 9। ठीक है, 9 चौके 36 और 3 39, 8 6 14 4, एक ही प्रश्न में जो इकाई डिजिट हमारा 4 बन रहा है, तो आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा 484। आपको ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी होती, बस आपको थोड़ा देख के, जैसे आपने इकाई डिजिट निकाल लिया, देखा 4 तो 4 आपका एक ही ऑप्शन का बन रहा है, तो आपको आंसर वही लगा देना है। नेक्स्ट बात करें प्रश्न नंबर 13। ए अपने वेतन का 45% भोजन पर खर्च करता है और अपने वेतन का 5% वृद्धाश्रम में दान कर देता है, तो वह भोजन और वृद्धाश्रम पर कुल खर्चा कितना करता है 28,500 रुपये खर्च कर देता है। तो आपसे पूछा है कि इसकी आय कितनी है, इसके पास टोटल अमाउंट कितना होना चाहिए 100%। ये सबको पता है कि जो टोटल अमाउंट होता है वो कितना होता है 100%। अब आप देखिएगा इसके पास जो भोजन पर कितना खर्च किया है इसने, फूड पर भोजन पर किया है 45%, और इसने जो वृद्धाश्रम है इस पर कितना दिया है, दान में इसने कितना दे दिया 5%। बस आपको लैंग्वेज समझनी है, बाकी इस प्रश्न में कुछ नहीं है, इसको भी आप 20 सेकंड के अंदर कर सकते थे। ठीक है, टोटल आपने इसने कितना खर्च कर दिया 50%, यानी कि सीधी सी भाषा में कहें तो इसने अपना आधा खर्च कर दिया 1/2। अगर इसने 1/2 आधा खर्च किया है, 28,500 किसकी वैल्यू है 1/2 की जो वैल्यू है वो है 28,500 रुपये, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपकी जो वैल्यू हो जाएगी 56 और 1 57,000 रुपये। आधा अगर इतना है तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 57,000, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें 14 नंबर। एक शहर में भालुओं की जनसंख्या प्रति वर्ष 3% की दर से बढ़ रही है, यदि शहर में भालुओं की वर्तमान जनसंख्या कितनी है 21,218, तो 2 वर्ष पूर्व भालू की जनसंख्या
इसमें दो फॉर्मेट होते हैं साथियों, एक तो होता है कि वर्ष पूर्व और वर्ष बाद में। अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो मैं आपको जब परसेंटेज पढ़ाऊंगा तो तब आप उसमें देख लेना। हम एसएससी जीडी के लिए आपका जो रैपिड फास्ट रिवीजन होता है उसके लिए प्रतिदिन एक चैप्टर की एक वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे, जिसमें आपके सारे टाइप सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आप सुपर फास्ट रिवीजन उससे कर सकते हैं। ये देखिए हमसे दिया है क्या, तो 2 वर्ष पूर्व हमें भालू की जनसंख्या बतानी है। तो देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि टी वर्ष बाद में, टी वर्ष बाद में, तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, वर्तमान जनसंख्या या फिर जो वैल्यू आपको दी गई हो, वर्तमान जनसंख्या और जो है आपका कितना 100 बटे जो आपके पास क्या है कमी हो रही है या वृद्धि बटे 100 प्लस जो क्या होती है कमी या वृद्धि हो आपकी जो भी। ठीक है, ये इधर आपको रखना है। ठीक है, 100 प्लस कमी या वृद्धि प्लस माइनस। ठीक है, अब देखिए यहाँ हमें कितने वर्ष बाद निकालना है, 2 वर्ष बाद। तो जो वर्तमान हमारी जनसंख्या है वो कितनी है 21,218 इंटू आप देखिए ये कितना हो जाएगा 3% बढ़ रही है, तो आपको क्या करना है ऐड करना है, कितना हो जाएगा 100 बटे 103 और कितने वर्ष के लिए हो रहा है टी। तो यहाँ आपको क्या रखना है इसमें टी, कितने वर्ष के लिए है ये 2 वर्ष के लिए। देखिए इसको आप जब सॉल्व करेंगे 21,218 इंटू 100 आप इसको अलग अलग लिख लीजिएगा सिंपल में बटे 103, 100 बटे 103। ठीक है, अब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये किसके फॉर्मेट में आ रहा है, यानी कि 103 का स्क्वायर और 100 का ये क्या बन रहा है स्क्वायर ये बन रहा है। ठीक है, तो देखिए 103 का आपको क्या निकालना है स्क्वायर, आप देखिए कितना होता है, हम निकाल लेते हैं यहाँ पर। देखिए 100 से कितना ज़्यादा है ये 3 ज़्यादा है, और 100 के बाद जो आपका होता है उसमें आपको क्या करना है, देखिए 103 का स्क्वायर निकालने के लिए एक सीधा सा फॉर्मेट होता है। अगर आपने पढ़ा है कि 100 के नज़दीक अगर सम का क्या निकालना हो हमें वर्ग निकालना हो, देखिए 3 कितना ज़्यादा है 3, तो 3 का स्क्वायर होता है 0,9 और 103 है वो 100 से कितनी ज़्यादा है 3, इसमें ऐड करना है, यानी कि जो हमारा इसका स्क्वायर होता है 10,609। ठीक है, कितना है 10,609, ये किसका स्क्वायर होता है 103 का, और 103 का नीचे क्या बन रहा है स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, तो देखिए कितना होता है 10,609 और 10,609 का डबल है कितना 21,218, तो ये कितनी बार डिवाइड होगा उससे 2 बार। इनका स्क्वायर है 10,609, कितना 10,609। ठीक है, इसका दुगुना है 21,218। ठीक है, तो अब हमारी जो टोटल वैल्यू आएगी इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 20,000, और यही हमारा राइट आंसर था प्रश्न नंबर 13। नेक्स्ट की बात करें प्रश्न नंबर 14 की। ये देखिए इसमें भी बस आपको जैसा प्रश्न में दिया गया एज इट इज करना है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं होगा अप्लाई। देखिए 5x माइनस 2y बराबर है आपका, या फिर आप इसको रेशियो में है कोई दिक्कत नहीं है, आपको रेशियो में इसको क्या करना है बटे में ले लेना है। ठीक है, ये है हमारा 5x माइनस 2y बटे है हमारा x माइनस 2y। रेशियो का मतलब होता है डिवाइड, रेशियो जस्ट लाइक एज ए डिवाइड, बराबर है आपका 9/17। इधर अगर बराबर के इधर और इधर दोनों संख्या है तो ये आपको पता है कि किस प्रकार मल्टीप्लाई होंगे, ऐसे ये इससे होगा और ये इससे होगा। ठीक है, 17 पंजे 85x माइनस 34y बराबर आपका ये आएगा 9x माइनस 18y। ठीक है, तो देखिए x इधर आएगा और ये इधर चला जाएगा, तो 85 में से कितना जा रहा है आपका 9, 15 में से 9 जाएगा 6, यानी कि 76x बराबर 34 में से 18 जाएगा तो कितना बच जाएगा 16y। ठीक है, तो x रेशियो आपको क्या निकालना है y, तो ये वैल्यू होगी इधर ये एक्सचेंज हो जाएगी, ये जाएगा 76 इधर बार, आप इसको किससे डिवाइड कीजिएगा 2 से, 2 8 16 और 2 से आप डिवाइड इसको करेंगे 2 तिया 6 और 2 8 16,
पुनः आप इसको 2 से डिवाइड कीजिए, 2 चौके 8 और 19 दूनी 38। ये आपकी फाइनल वैल्यू आई है किसकी, x और y की। x बटे y की जो वैल्यू है 4/19। ये यहाँ तक आपको ये काम करना है। इसके बाद देखिए आपको क्या कहा गया है कि 9x और 13y। बस ये इसमें लॉजिक वाली बात थी। अगर x को किससे मल्टीप्लाई किया गया है 9 से और y को किससे किया गया है 13 से, तो इसको भी आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी आप किससे करेंगे 9 से, और इसको किससे कीजिए 9 से कर दीजिएगा। इधर इसको इरेज करते हैं हम जिससे आपको कन्फ्यूजन ना रहे। कितना आया था हमारा 4/19, ठीक है। तो 4/19 आया था। इसको आपको इसको 9 से करना है और इसको 13 से, ठीक है। बस आपकी वैल्यू आ जाएगी 9 चौके 36। 36 ऊपर एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। बटे आप इसको करेंगे तो 19 30 57 7 5 और 19 और 5 होता है 24। 236/247 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 15। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, प्रैक्टिस सेट अच्छा लगे, हूबहू आए हुए प्रश्न ही हम आपको करवा रहे हैं, तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें। अपने जो भी दोस्त एसएससी जीडी की तैयारी करें उनको आप शेयर कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको कोई प्रश्न समझना है, आपको कंप्लीट इनकी पीडीएफ्स वगैरह चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आपके लिए हम पीडीएफ भी उपलब्ध करवा देंगे। देखिए, एक व्यक्ति अपनी आय 95,000 रुपये और उसका व्यय है 75,000 रुपये। यदि उसकी आय में 18% और व्यय में 12% की वृद्धि होती है तो बचत में कितनी वृद्धि होगी। देखिए, अगर आपने ये पढ़ा है तो आपको पता होगा कि आय माइनस व्यय बराबर होती है बचत। आय माइनस व्यय बराबर क्या होता है, बचत। आय आपको कुछ नहीं करना, आय कितनी है 95,000 रुपये। व्यय कितना कर दिया इसने 75,000 रुपये। तो जो इसकी बचत आएगी वो कितनी आ जाएगी 20,000 रुपये, ठीक है। 95,000 उसकी आय थी, 75,000 उसने खर्च कर दिए, बच कितने गए 20,000। अब देखिए यहां पर इसकी आय कितनी बढ़ गई प्लस 18%, और इसका जो व्यय है वो भी कितने बढ़ गया 12%, ठीक है। इसकी आय बढ़ गई 18% और व्यय बढ़ गया कितना 12%, ठीक है। तो देखिए 95,000 का जब आप 18% निकालेंगे तो कितना आएगा 18 0 18 5 90 9 और 18 9 162 और 9 171 17,100, ठीक है। ये आपको ऐड नहीं करना है। अगर आप इसको इसमें ऐड कर देंगे तो आंसर आपका तभी भी आएगा, लेकिन आपकी जो कैलकुलेशन है वो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। इसी प्रकार आपको क्या करना है 75,000 का क्या निकालना है 12%, ठीक है। 0 12 5 60 6 और 12 7 84 और 6 90 9,000, ठीक है। कितना आ गया 9,000, यानी कि 17,000 इसकी क्या बढ़ी आय और 9,000 इसका क्या बढ़ गया व्यय। तो इसकी जो टोटल बचत कितनी बढ़ गई, ये बढ़ गई 8100 रुपये, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इनको अगर आप इसमें ऐड करेंगे तब भी हमारा जो डिफरेंस आएगा वो 8100 रुपये ही आएगा। हम इसको क्या करते हैं इनमें ऐड कर देते हैं कि 95,000 में 17,100 ऐड करो, फिर आप 75,000 में ये ऐड करो, फिर इनको आप माइनस करो, तब भी आपका जो डिफरेंस है वो कितना आएगा 8100 रुपये। आपको डायरेक्ट क्या करना है 95,000 का 18% और 7500 का 12% निकाल के बाद जो आप इसमें से माइनस करेंगे जो वैल्यू आएगी वही आपका क्या होगा डिफरेंस। तो कितनी बचत हो गई 8100 रुपये की, कितने पर 20,000 रुपये पर। तो आपको बचत परसेंटेज निकालना है तो 100 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 2 0 और 2 4 और 4 से 4 कैंसिल, ये आपका आएगा 40.5। अगर आप 81 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 40.5%, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 16। एक व्यक्ति गंतव्य तक पहुंचने के लिए 4 अलग अलग रास्तों से साइकिल चलाता है और पूरी यात्रा के दौरान औसत गति उसकी ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इस प्रकार के फॉर्मूले को आपने अगर
किया होगा पहले भी, कोई प्रश्न आपने अगर पढ़ा है तो देखिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, टोटल डिस्टेंस। टोटल क्या होनी चाहिए, डिस्टेंस। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस है जो आपकी कितनी आ रही है, 20 और 15 कितना, 35 और 10 45, 20 65 और आपका कितना आ जाएगा 69 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस है आपकी इतनी। ठीक है, आपको इसमें क्या निकालना है, औसत गति। अगर आप औसत गति की सोच रहे कि आप इनको ऐड करके निकाल दे तो आपको गलत आंसर आएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, 69 है टोटल, जिसमें से ये क्या करता है कि जो 20 किलोमीटर की गति है उसको किससे करता है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। नेक्स्ट है जो 15 किलोमीटर की गति है, दूरी है, उसको करता है ये 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। 10 किलोमीटर है उसको करता है 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। और जो नेक्स्ट है 24 किलोमीटर, इसको कर देता है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। इस फॉर्मेट में आपको रखना है। ठीक है, बाकी आपको कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन है 69 अपॉन ये आ जाएगा 5 चौके 20 और 3 पंजे 15, 2 पंजे 10 और 4 छकी 24, 10 और 10 20। ठीक है, यानी कि आपका क्या आएगा 69 अपॉन 20, 20 तिये 60। ठीक है, बच गए आपके कितने 9, चौके 80 और पंजे 100। तो आपका जो राइट आंसर आएगा 3.45 किलोमीटर प्रति घंटे आपकी क्या आ जाएगी, औसत चाल। नेक्स्ट बात करें प्रश्न नंबर 17। 5 महिलाएं एक काम को 8 दिन में पूरा करती हैं, जबकि 8 बच्चे उसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। तो 2 महिलाएं 4 बच्चे, 2 वुमेन और 4 बॉयज, ये आपको बताना है। इस प्रकार के प्रश्नों में क्या है कि टोटल वर्क आपको सेम होना चाहिए। तो सेम ही इसमें दिया हुआ है कि देखिए कि 5 महिलाएं हैं तो 5 क्या हैं, वुमेन। ये एक काम को कितने दिन में करती हैं, 8 दिन में। और इसी काम को 8 बॉयज, 8 बच्चे इस काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। तो यहाँ से हम बॉयज और वुमेन की क्या निकाल लेंगे, एफिशिएंसी, क्षमता। 8 से 8 कैंसिल और 5 दूना 10। ठीक है, तो वुमेन रेशियो जो हमारा बॉयज आएगा वो आ जाएगा 2/1। ये जो रेशियो आया है ये आया है एफिशिएंसी यानी कि क्षमता की। अगर वुमेन औरत 2 काम करती है तब बच्चा 1 काम करता है। तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, टोटल वर्क। टोटल वर्क के लिए आप बॉय से भी निकाल सकते हैं और वुमेन से भी। अगर वुमेन की जगह हम यहाँ 2 रखते हैं तो 5 × 2 10 × 8 80। आपका जो टोटल वर्क आएगा वो यहाँ कितना आ रहा है, 80। आपको लगे कि आप किससे करेंगे, बॉयज से, तो बॉयज की जगह आप 1 रखेंगे, 8 × 1 × 10, तब भी आपका जो टोटल वर्क आएगा वो कितना आएगा, 80। कुल कार्य आपको निकालना है, टोटल वर्क। ठीक है, तो देखिए एफिशिएंसी निकालनी है आपको पहले, उसके बाद आपको निकालना है टोटल वर्क। अब आपसे जो पूछा है कि 2 महिलाएं, 2 वुमेन प्लस 4 बॉयज, तो 1 महिला 1 दिन में कितना काम करती है, 2 काम। तो 2 महिलाएं कितना काम करेंगी, 4 काम। और 1 बच्चा 1 दिन में 1 काम करता है, तो 4 बच्चे 1 दिन में 4 काम कर देंगे। यानी कि टोटल 1 दिन में कितना काम करेंगे, 8। करना कितना काम है, 80। तो 8 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 10। तो ये काम को कितने दिन में कर देंगे, 10 दिन में। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर है 18। एक डीलर ने एक वस्तु 72,000 रुपये के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी और 10% की हानि व्यय की, और अंकित मूल्य पर उसे कितनी छूट देनी चाहिए कि वस्तु कितने की हो, 440 रुपये का क्या हो जाए, लाभ। ठीक है, इसमें इसने क्या किया है कि टोटल क्या था, इस पर मार्क प्राइस था 72,000 रुपये। इस पर इसने 20% की छूट दे दी, कितने पर, 80% में इसको इसने क्या कर दिया, सेल। ठीक है, ये आएगा आपका 4/5। 5 से आप इसको डिवाइड कीजिएगा, 5 एकम 5 2, 5 चौके 20 और 5 चौके 20। ठीक है, इसको आप करेंगे तो इसने किसको कितने में बेच दिया, 2 0, 4 चौके 16 और 17। ठीक है, तो इसने इसको कितने पर में बेच दिया, 4 चौके 16 और 1 17, 4 1 1 5।
इसने इसको 57,600 रुपये में क्या कर दिया, सेल कर दिया 100। तो इसको आप सॉल्यूशन करेंगे यानी कि कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 57,600 रुपये में, ठीक है। लेकिन 57,600 रुपये में बेचा तो इसे क्या हो गई 10% की हानि। तो यानी कि ये जो वैल्यू है 90% की वैल्यू है, तो 100% की वैल्यू आपको क्या करनी होगी, निकालनी होगी। इससे आप डिवाइड करेंगे, 1 0 से 1 0 हो जाएगा आपका कैंसिल, 9 छिकी 54 और 9 चौके 36, यानी कि उसका जो क्या था वास्तविक मूल्य कितना था 64,000 रुपये। कितना था 64,000 रुपये। 64,000 रुपये था। तो ये कह रहा है कि उस पर कितना लाभ हो 440 का। तो इसमें आप 440 जब हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 64,440, यानी कि इसको इतने रुपए में ये बेचनी है कि, और इसने क्या किया है कि इसको 440 रुपये का लाभ हो तो इसे कितनी छूट देनी चाहिए अंकित मूल्य पर, यानी कि मार्क प्राइस पर कितनी छूट देनी चाहिए। तो देखिए 72,000 क्या था हमारा मार्क प्राइस था, ये बेच इसका जो लाभ सहित इसको बेच रहा है 64,440 रुपये में। तो इसको आप इसमें से क्या करेंगे माइनस, 10 में से 4 जाएगा 6, 9 में से 4 जाएगा 5 और 11 में से 4 जाएगा 7, यानी कि इसको लाभ कितने का कितने की छूट देनी है 7560 रुपये की, ठीक है। तो 7560 रुपये की क्या दे रहा है ये छूट दे रहा है, कितने पर 72,000 पर, ठीक है। मल्टी और आपको क्या निकालना है छूट परसेंटेज, तो आप क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। 3 0 से आपकी 3 0 हो जाएंगी कैंसिल। इससे आप किससे डिवाइड कीजिएगा 4 से, 4 एकम 4, 3 4 8 32 और 4 9 36 और 18 चौके 72। तो ये जा रहा है आपका 10 पॉइंट समथिंग, तो 10.5 है आपका क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। 10.5 कहाँ से आया है आपका 189 बटे आपने क्या किया है 18, ठीक है। तो 10.5%। अब तक आपके टोटल सेट में 2 या 3 प्रश्न ऐसे हैं जो कैलकुलेटिव हैं, बाकी आपके सारे इजी प्रश्न ही आते हैं, आपने देखा होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं 19। ए एक पेंटिंग को पेंट करता है 12 दिनों में, बी उसी पेंटिंग को पेंट करता है 8 दिनों में और सी उस पेंटिंग को पेंट करता है 10 दिनों में। तो दिनों की संख्या आपको बतानी है लगभग में कि ए द्वारा जो पेंट की जा सकती है कि कितने टाइम में ए पेंट करेगा, लेकिन इसमें कंडीशन दी हुई है कि उसका बी और सी दोनों साथ मिलकर एक दिन छोड़कर एक दिन उसका क्या दे रहे, साथ दे रहे, उसकी हेल्प कर रहे। आपने टाइम एंड वर्क जब भी अच्छे से पढ़ते हैं हमको लगता है कि इजी चैप्टर है, लेकिन आपको पता है कि आपसे इसी चैप्टर के प्रश्न एग्जाम में नहीं होते। उन्हीं प्रश्नों में से एक प्रश्न ये है, बस लैंग्वेज के इसमें क्या है फर्क है, वो कहाँ है वो देखिए आप। इसको मैं सॉल्व कराता हूँ फिर आपको बताता हूँ कि आप एग्जाम में कहाँ पर अटकते हैं। इसमें देखिए आपको क्या करना है कि ए उस काम को कितने दिनों में कर रहा है 12 में, बी उस काम को कर रहा है कितने में 8 दिन में, सी उसी काम को कर रहा है 10 दिन में। ये मैंने कहीं से डाटा नहीं लिया है, ये आपका प्रश्न में दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे एलसीएम इसका लेंगे, तो इसका एलसीएम लेंगे हम 12 का 8 का और 10 का। इनका जब आप एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम आएगा 120, ठीक है। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें दी गई संख्याओं का पूरी बार क्या चला जाए भाग चला जाए, ठीक है। एलसीएम आ गया हमारा 120। अगर आपने टाइम एंड वर्क पढ़ा है तो आप क्या निकालेंगे इधर एफिशिएंसी, 12 का इसमें डिवाइड देंगे तो कितनी बार जाएगा आपका 10 बार, और 15 अंठे 120 और ये जाएगा 12, ठीक है। अब आपसे कहा गया है कि ए उस काम टोटल काम को कितने दिन में करेगा, लेकिन कंडीशन है कि ए के साथ एक दिन छोड़कर एक दिन कौन आ रहा है बी और सी। तो देखिए इसमें दिया हुआ है कि पहले दिन कौन काम करता है अकेला ए, ठीक है। तो देखिए पहले दिन काम करने आएगा अकेला ए, सेकंड दिन उसके साथ ए तो जाएगा ही, साथ में कौन आ जाएगा बी और साथ में आ जाएगा सी। यानी कि पहले दिन अकेला ए काम करेगा लेकिन अगले दिन बी और सी भी उसकी हेल्प के लिए आएंगे, ठीक है। आपको अकेला ए का नहीं करना है कि आप अगर इसमें भाग देते डायरेक्ट, अगर आप इसको सोचते हैं तो आप क्या कर देते हैं 120 है टोटल वर्क, हमसे पूछा है कि अकेला ए, तो अकेला ए के लिए आप क्या कर देते थे एफिशिएंसी आती 10, आप 10 से भाग दे देते, आपका राइट आंसर क्या आता 12, जो आपका दूर दूर तक ऑप्शन में नहीं है। तो ये क्या हो जाता आपका गलत।
ठीक है, आप सोचते कि प्रश्न में एरर है, ऑप्शन नहीं था, हमने तो अच्छे से किया था, ये आप गलती करते हैं। ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि ए शुरुआत करता है लेकिन अगले दिन उसकी हेल्प के लिए बी और सी भी आ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए ए एक दिन में कितना करता है, 10 काम। कितना करता है, 10। और तीनों दूसरे दिन कौन आ जाते हैं काम करने, बी और सी। तो कितना आ जाएगा, तीनों का 15 12 27 10 37 काम। ठीक है, तो देखिए इन्होंने टोटल 2 दिन लिए हैं। कितने दिन का काम है, 2 दिन का, और काम कितना है, 47। 2 दिन। अब अगले दिन काम करने कौन आएगा, अगले दिन काम करने ए आएगा। ठीक है, तो यानी कि ये फॉर्मेट कितने बार रिपीट हो जाएगा, 2 बार, यानी कि 4 इधर लिख लेते हैं हम। नेक्स्ट से जो आपको दिख जाए, हम कलर चेंज कर लेते हैं इसका, जो आपको विजिबल हो। ठीक है, ये आपका दिख जाएगा। ठीक है, यानी कि इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यानी कि 4 दिन में आपका जो टोटल काम हुआ है वो कितना हुआ है, 47 × 2 करेंगे 94। ठीक है, 94। अब अगले दिन आपका जो काम करने कौन आएगा, अगले एक दिन में कौन आएगा, 5वें दिन आएगा आपका काम करने ए। और ए कितना काम कर देगा, 10 काम प्लस 10 काम। ठीक है, अब आपके पास टोटल दिन हो चुके हैं 5 और आपका काम हो चुका है 104, लेकिन आपको टोटल काम कितना करवाना है, 120। ठीक है, तो काम बच गया आपका 16। ठीक है, अगले दिन काम करने कौन आ रहे हैं, ए प्लस बी और सी। ठीक है, तो टोटल काम कौन सा हो जाएगा आपका, बचा काम नेक्स्ट दिन आएंगे कौन से, 16 काम करने कौन आ रहे, तीनों, और तीनों काम कितना करते हैं, 47। तो इसमें आप इससे क्या देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो अब आपका जो टाइम होगा वो कितना आएगा, पॉइंट आप इसमें 0 लगा देंगे। ठीक है, लगभग आपका कितनी बार जाएगा, 4 बार। ठीक है, पॉइंट 3 पॉइंट कुछ आएगा, लेकिन आप इसको आप क्या कर देंगे, 4 हम इसको मान सकते हैं, यानी कि हमारा जो टोटल टाइम आएगा 5.4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो लॉजिक वाली बात थी कि ए अकेला नहीं कर रहा है, इसके साथ बी और सी अगले दिन क्या आ रहे हैं, हेल्प करने के लिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, लास्ट प्रश्न है हमारा आज का 20। एक कार 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है, वह अपनी सामान्य गति की आधी गति से यात्रा करती है, तो दूरी तय करने में कितना समय अधिक लगेगा। ठीक है, देखिए यहां आपको क्या निकालनी है, चाल। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपको चाल निकालनी है, स्पीड निकालनी है, तो दूरी है आपकी 240 किलोमीटर और समय है आपका 5 घंटे, यानी कि जो आपकी स्पीड है वो कितनी है, 5 चौके 20 और 5 अट्ठे 40, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपकी क्या है, स्पीड है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि सामान्य गति की आधी, यानी कि इसका अगर आप आधा करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 24 किलोमीटर प्रति घंटे। अगर आप 240 किलोमीटर को 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करेंगे तो आपका जो समय लगेगा वो कितना लग जाएगा, 10 घंटे। कितना लगेगा, 10 घंटे। ठीक है, तो टोटल टाइम आएगा आपका 10 आवर। तो पहले कितने घंटे में कर रहा था, 5 घंटे में, अब कितने में कर रहा है, 10 घंटे में। कितना टाइम अधिक लिया, 5 आवर, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के सेट के 20 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपके सारे प्रश्न समझ आए होंगे। बिल्कुल इजी और बेसिक कॉन्सेप्ट से हमने किए, ना कोई ट्रिक फॉलो किए, 1-2 फॉर्मूले से हमने अप्लाई किया जैसे सेकंड मैथ के थे। सेकंड मैथ के लिए मैं आपको फिर बार बार बता रहा हूँ कि सेकंड मैथ के आपके 2 से 3 प्रश्न होते हैं। ठीक है, 2 से 3 प्रश्न आपके होंगे और आपको फॉर्मूले से ही वो करने हैं। तो आज हमारा मैथ का सेट कंप्लीट होता है, सेट नंबर 1। इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। प्रतिदिन हम आपको ये सेट कराएंगे। रीजनिंग का सेट भी आपको कुछ कराया जाएगा, जीके और हिंदी का भी आपको कराया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।